हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश पर, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब्स एंड ईडियम, जो कि आजकल डे टू डे की लाइफ का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक बन गया है। मतलब आजकल इंग्लिश इतनी एडवांस इंग्लिश हो गई है कि हम अपने डे टू डे की लैंग्वेज में भी प्रोवर्ब्स और ईडियम्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन, कुछ रेगुलर यूसेज ऑफ द प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स। चलिए, तो अब हमारी आज की पहली जो ईडियम है वो है लास्ट स्ट्रॉ, जिसका मतलब होता है कि आपका पेशेंस लेवल अब एकदम पॉइंट पे आ गया है, क्रॉस हो गया है। द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, जो व्हेन यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जब आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, तो अब ये फाइनल प्रॉब्लम है दैट पुशेस समवन पास देयर लिमिट्स। वो अब प्रॉब्लम फेस करते करते उस फाइनल प्रॉब्लम पर आकर इंसान जो होता है वो उस लिमिट पे पहुंच गया है, उसको उस लिमिट तक पुश कर दिया गया है कि अब वो बिल्कुल अपनी लास्ट पॉइंट पे आ गया है, वो फटने वाला है या बिल्कुल अब उसे बेयर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल इरिटेट हो चुका है। इसको आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज ऑलवेज बीन रूड टू मी, बट when she insulted my mother, that was the last straw. वह हमेशा मेरे साथ अब्यूजिव रही है या बहुत रूड रही है, लेकिन जब उसने मेरी माँ का अपमान किया तो ये मेरे लिए लास्ट स्ट्रॉ यानी लास्ट पुशिंग पॉइंट था, लास्ट इरिटेटिंग पॉइंट था। That push in the back was the last straw. The reference is going to show him a yellow card. पीठ पर वह हमेशा धक्का मारती थी, ये उसके लिए एक लास्ट पेशेंस वाला पॉइंट था। ठीक है, रेफरी उसे हमेशा पीला कार्ड दिखाने वाला था। मतलब जब जैसे उसने उसकी पीठ पे उसको धक्का मारा, बैक पे पुश किया, तो रेफरी ने जो है वो उसको येलो कार्ड दिखा दिया कि ये अब उसके लिए बिल्कुल मतलब रेफरी के लिए बिल्कुल लास्ट टर्निंग पॉइंट था कि अब इसके आगे वो उसको और चांसेस नहीं दे सकता था, नहीं बियर कर सकता था। द कार ब्रेकिंग डाउन वॉज द लास्ट स्ट्रॉ आफ्टर अ टेरिबल वीक। एक भयानक सप्ताह के बाद कार का खराब होना लास्ट स्ट्रॉ था। मतलब एक वीक हो जिसके अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन हो, मतलब आप जब भी ट्रैवलिंग करें तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, तो जब वो कार का ब्रेक डाउन हुआ यानी कि कार का जो खराब होना था, वो बिल्कुल लास्ट स्ट्रॉ था कि अब इस वीक में इससे बुरा और क्या हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बुरी 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 हो रही है, अब ये लास्ट था कि कार भी खराब हो गई है। आई एम लिविंग दिस जॉब, माई बॉस येलिंग एट मी विदाउट एनी रीजन, टुडे वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। मैं अपनी नौकरी ऑलरेडी ही छोड़ रहा था और आज मेरे बॉस ने बिना किसी कारण पर मुझ पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, तो ये मेरे लिए लास्ट स्ट्रॉ था कि व्हेन यू हैव ऑलरेडी रीच एट दैट पॉइंट कि दैट यू आर क्विटिंग अप, और फिर वहां पे आपको आपका जो बॉस है वो उसको चिल्ला रहा है, तो वो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड था, अब वो चिल्लाना उसका लास्ट पॉइंट हो गया था कि अब तो भाई ठीक है, हो गया है, अब नहीं करना है कंटिन्यू। ही इज ब्रोकन हिज प्रॉमिस अगेन एंड इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। उसने फिर से अपना वादा तोड़ दिया और ये उसके लिए लास्ट स्ट्रॉ था। मतलब इफ समबडी इज अगेन अगेन कमिटिंग मिस्टेक्स, इफ समबडी इज अगेन अगेन बिट्रेइंग समवन, तो उसने वापस अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो अब ये उसके लिए, मतलब जो अनदर पर्सन है उसके लिए लास्ट स्ट्रॉ था। मतलब वो पेशेंट लेवल क्रॉस हो गया था, अब ये अनबेरेबल हो गया था। तो लास्ट स्ट्रॉ व्हेन यू आर रीचिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इरिटेशन कि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो होता है लास्ट स्ट्रॉ। हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब या ईडियम है फील अंडर द वेदर, जिसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली सिक और इल। जब हम थोड़ा सा बीमार फील कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इल फील कर रहे होते हैं, तो इस प्रोवर्ब या ईडियम का हम यूज करते हैं, जिसको हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई एम टेकिंग एन ऑफ टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। सेकंड देखिए, शी हैज बीन फीलिंग अंडर द वेदर विद हर कोल्ड ऑल वीक। वह पूरे हफ्ते सर्दी की वजह से बीमार महसूस कर रही है। मतलब जब भी आपको थोड़ी तबीयत ठीक ना लगे या आप थोड़ा सा लाइक ना अनईजी फील करें या थोड़ा सा इल फील करें, तो उसे इंग्लिश में फील अंडर द वेदर कहते हैं। सॉरी दैट आई कांट गो टू योर बर्थडे पार्टी, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। सॉरी, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकता अगेन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे फील अंडर द वेदर। बिकॉज शी इज स्नीजिंग कंटिन्यूसली आई थिंक शी मस्ट बी अंडर द वेदर। क्योंकि वह लगातार छींक रही है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। जब आप लगातार छींक रहे हैं या अगर लगातार आपको जुकाम का हो रहा है या खांसी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंडर द वेदर। It's so nice of you to call. Yes, I was a bit under the weather yesterday, but I am feeling much better today. आपने मुझे फ़ोन करके पूछा, अच्छा बहुत अच्छा लगा। हाँ, कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन आज मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। जब आप किसी से पूछें और कोई कहे कि हाँ मैं बीमार था, तब भी आप ये बोल सकते हैं कि येस आई वाज अ बिट अंडर द वेदर, और फिर अब अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं फीलिंग मच बेटर। तो जब भी आपको बेसिकली फिजिकली अच्छा नहीं लगे, आपकी तबीयत खराब लगे, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडर द वेदर।
नेक्स्ट ईडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, ही विल क्लीन अप हिज रूम व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब ऐसी थिंग जो आपको लगता है कि कभी ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं, उसके लिए हम बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, क्योंकि यू नो दैट कि पिग्स कांट फ्लाई, तो जो हो नहीं सकता तो उसके लिए हम बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। ही विल क्लीन अप हिज रूम, मतलब वो अपना रूम कभी साफ नहीं करेगा, या करेगा तो कब करेगा जब व्हेन पिग्स फ्लाई, और पिग्स नेवर फ्लाई तो यानी वो अपना रूम साफ नहीं करेगा। ही विल अपोलोजाइज टू यू व्हेन पिग्स फ्लाई, वह तुमसे माफी मांगेगा जब पिग्स फ्लाई होंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट अप एवरी डे एट 4:30 AM टू ट्रेन फॉर अ मैराथन व्हेन पिग्स फ्लाई, मैं मैराथन की ट्रेनिंग के लिए हर दिन सुबह 4:30 बजे उठूंगा जब when pigs fly, लेकिन अगेन मतलब the things that will never happen, it means he is not going to be wake up at 4:30, मतलब वो कभी भी 4:30 उठने नहीं वाला है। I will pay you back the money I borrowed when pigs fly, मैं तुम्हें उधार लिए हुए पैसे लौटा दूंगा when pigs fly, मतलब वही जब मतलब आपने पैसे उधार लिए आप उसे लौटा दोगे जब कुछ when pigs fly, अगेन मतलब वो pigs fly करेंगे नहीं और वो मनी लौटाएगा नहीं। आई एम श्योर आवर बॉस विल ट्रीट एवरीवन टू डिनर व्हेन पिग्स फ्लाई, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बॉस हमको डिनर पर बुलाएंगे व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब अगेन कि वो कभी भी आपको डिनर पर नहीं बुलाएंगे। तो ऐसी चीज जो कभी भी नहीं होगी या हो सकती है उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब पहले कोई परेशान है उसको और परेशान कर देना, ठीक है, यानी उसकी सिचुएशन बैड टू वर्स हो जाना। इसका मीनिंग है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। देयर बेसमेंट वॉज फ्लडेड विथ रैट्स एंड देन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द किचन पाइप्स ऑल्सो बर्स्ट आउट मेकिंग होल अंडर द सिंक, उनके बेसमेंट में चूहों की बाढ़ आ गई थी, ऊपर से मतलब ये एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी बुरी सिचुएशन तो थी, अब इसमें और बुरा क्या हो गया कि जो किचन का पाइप था वो फट गया जिससे सिंक के नीचे छेद हो गया, तो यानी कि अब वो जो चूहे हैं उन्हें किचन में जाने का रास्ता मिल गया। दे कैंसल्ड माई फ्लाइट एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी दे डिडंट रिफंड माई मनी, उन्होंने मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब इस पे ये तो पहले ही एक बुरी चीज हुई, अब इस पे और बुरा क्या हुआ कि फिर उन्होंने मेरे पैसे भी वापस नहीं किए, तो अब उन्होंने पहले ही एक चीज खराब हुई सिचुएशन उसको और खराब हो गई, तो उसको बोलेंगे एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट है द कंपनी रिजेक्टेड हिज जॉब एप्लीकेशन एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी रिफ्यूज्ड टू पे हिज ट्रैवल एक्सपेंस, कंपनी ने उसकी नौकरी की एप्लीकेशन को पहले रिजेक्ट कर दिया था, और ऊपर से इसके संग बुरा ये हुआ या जले पर नमक छिड़कना जिसे कहेंगे कि उसने उसे आने जाने का खर्चा देने से भी मना कर दिया। तो बेसिकली वो उसकी पहली सिचुएशन वर्स थी कि उसे नौकरी नहीं मिली, ऊपर से और बुरा हो गया कि उसे आने जाने का ट्रेवल एक्सपेंस तक भी नहीं मिला। आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी आई मिस द बस, मेरा जो पर्स था वो खो गया था, और फिर उस पे से जले पे नमक छिड़कने वाली बात ये हो गई कि जो जिस ट्रेन से वो आया था उसकी वो जिस बस से वो आया था उसकी वो बस भी मिस हो गई, यानी पहले एक सिचुएशन बुरी हुई उसके संग उसका वॉलेट खोना और दूसरा बस भी छूट गई। Next is she suddenly broke up with me and to add insult to injury she started dating my best friend. Okay, उसने पहले अचानक से मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब इसके अंदर add insult to injury यानी जले पर नमक छिड़कने वाली बात हुई, उसने मेरे से मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था उसी के साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ऐसी लाइफ में सिचुएशन हो जो आपकी पहले ही बैड है उसमें और सिचुएशन वर्स हो जाए, या फिर पहले ही आप क्या बोलते हैं ना किसी चीज से परेशान है उसमें और ज्यादा परेशानी आ जाए, और जिसे हम नॉर्मली अपने डे टू डे की लैंग्वेज में कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, यानी आप पहले परेशान है जला हुआ है उस पर नमक छिड़क दो तो ज्यादा जलन मचेगी, तो यानी जब आप ऑलरेडी परेशान है और परेशानी आना, पहली सिचुएशन खराब है और खराब होना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, जिसका मतलब होता है टू गेट अ चांस फॉर मेकिंग नेक्स्ट मूव और डिसीजन, मतलब जब कोई बात चल रही है और जब बात आपके उसमें हो अधिकार क्षेत्र में कि आप उस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं, नेक्स्ट मूव आप ही को लेना है, तो उसे कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, यू हैव गॉट अ चांस टू स्पीक नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब वो आपको बोलने का मौका मिला है, तो अब यानी कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में, यानी कि अब आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हैं।
I sent them the contract, so the ball is in their court to sign it. मैंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है. नाउ अब ये उनके हिस्से की बात है, या बॉल जो है वो उनके कोर्ट में कि उन्हें साइन करना है या नहीं करना है. तो साइन करना उनके हाथ में है. We have done everything we can to fix the problem. Now the ball is in your court. हमने प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सब कुछ किया है. अब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है. मतलब अब हमने तो हमारी तरफ से सब कुछ कर लिया. अब नाउ द योर टर्न टू टेक अ नेक्स्ट मूव और टू टेक अ डिसीजन कि अब आपको क्या करना है. I have finished my part of the project. The ball is in your court to submit it. मैंने प्रोजेक्ट का अपना हिस्सा, मतलब जो मेरा वाला काम था वो मैंने पूरा कर दिया है. नाउ द बॉल इज इन योर सबमिट. तो यानी कि अब इसे सबमिट करने की जिम्मेदारी जो है आपकी है. मतलब मेरा जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया. अब आपका पार्ट जो है वो आपको कंप्लीट करना है. कैसे करना है वो आपका मूव है, आपका डिसीजन है. द इन्वेस्टर सेड, आई हैव फिनिश्ड माई पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. द बॉल इज इन योर कोर्ट टू सबमिट इट. नाउ द इन्वेस्टर ने कहा मैंने अपना प्रोजेक्ट का अपना वाला हिस्सा पूरा कर लिया है. अब इसे जमा करने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है. अगेन जब कोई इन्वेस्टर होता है और कोई वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसने कहा कि मैंने मेरा वाला पार्ट जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा हिस्सा है वो मैंने फिनिश कर लिया है. अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. नाउ इट्स टाइम टू टेक योर मूव, योर डिसीजन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो जब मूव या जो डिसीजन हमारे हाथ में तो उसको कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट. अब हमारी नेक्स्ट ईडियम या प्रोवर्ब जो है वो है सिट ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल और अनबायस्ड. मतलब आप किसी भी तरफ नहीं है, आप अनबायस्ड है, मतलब आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं. उसे इंग्लिश में कहते हैं सिट ऑन द फेंस. चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं. व्हेन केट एंड जॉन आर्ग्यू, इट्स बेस्ट टू सिट ऑन द फेंस, नॉट मेकिंग ईदर ऑफ देम एंग्री. जब केट और जॉन के बीच में बहस होती है तो सबसे अच्छा यही होता है कि हम न्यूट्रल हो जाए, हम उनमें से किसी को भी नाराज ना करें. The politician is sitting on the fence, afraid he'll lose votes. जो politicians होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो हमेशा इसी दुविधा में होते हैं. वो इसीलिए हमेशा न्यूट्रल होते हैं ताकि वो कहीं अपने वोट खो ना दें. तो इसीलिए दे आर सिटिंग ऑन द फेंस, दे आर बिकमिंग न्यूट्रल और अनबायस्ड. वो किसी भी एक तरफ नहीं होते हैं ताकि उनके वोट्स जो है वो बने रहें. यू कांट सिट ऑन द फेंस फॉर एवर, यू विल नीड टू मेक अ डिसीजन. आप हमेशा आप हमेशा न्यूट्रल नहीं हो सकते, अनबायस्ड नहीं हो सकते. आपको कभी ना कभी कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ता है. मतलब आपको एक ना एक निर्णय तो लेना ही होगा. जब भी आपको निर्णय लेना होगा तब तो आपको एक ना एक साइड चूज करनी ही पड़ेगी. He sat on the fence regarding the new controversial proposal. वह एक नए विवादास्पद प्रपोजल था, उस कॉन्सेप्ट में वह जो था वो न्यूट्रल था, अनबायस्ड था. मतलब क्योंकि प्रपोजल ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल था, उसके अंदर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी थी, तो ही बिकम न्यूट्रल, ही बिकम अनबायस्ड. I was surprised by her decision. She usually just sits on the fence. और मैं उसके डिसीजन से या उसके फैसले से बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि आमतौर पे वो हमेशा न्यूट्रल रहती है, अनबायस्ड रहती है. अब आप ये सारे जो सेंटेंस मैंने अभी पढ़े इसके अंदर आप देखिए, जो सिट है इसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं. कभी हमने इसको प्रेजेंट टेंस में सिट यूज किया है, कभी हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया है सेंटेंस तो इसको सिटिंग किया है, कभी मैंने इसको पास्ट में बनाया है तो इसको सेट किया है, और कभी हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाया तो हमने इसको सेट्स किया है. तो आप देखेंगे कि कोई भी जो ईडियम में प्रयोग होती है उसमें जो वर्ब यूज हो रही थी उसके अंदर आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं. आप जिस टेंस में बात कर रहे हैं, यानी आप अगर उसकी पास्ट में बात करें तो उसको पास्ट टेंस में बना सकते हैं, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बना सकते हैं, और प्रेजेंट में बात करें तो उसको प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं. तो सिट ऑन द फेंस का मतलब था टू रिमेन न्यूट्रल और अनबायस्ड, मतलब किसी भी साइड पे नहीं होना. चलिए अब स्टार्ट करते हैं थ्रू थिक एंड थिन, जो हमारी नेक्स्ट है. इसका मीनिंग होता है टू बी विद समवन इवन इन प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, कि आप किसी के संग उसके डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जब साथ रहें तो उसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. ही हैज सपोर्टेड दिस बिजनेस फॉर 10 years थ्रू थिक एंड थिन. उसने 10 वर्षों से भी अधिक समय में इस जो बिजनेस है उसमें उसको सपोर्ट किया. मतलब उसने हर समय में, हर सुख दुख में इस व्यवसाय को जो है समर्थन किया है. इन मैरिज इट्स एसेंशियल टू स्टिक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन. शादी में सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है, यानी कि अच्छी कंडीशन या बुरी कंडीशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन. इन मैरिज द कपल शुड स्टे टुगेदर. ट्रू फ्रेंड शुड स्टिक बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन. जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपके साथ सुख दुख में भी खड़े रहते हैं या खड़े रहने चाहिए. तो अगेन सुख दुख में साथ में होना, जिसको आपने कहा थिक एंड थिन. शी हैड सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन फॉर
over 10 years. उसने 10 साल से भी अधिक समय में सुख दुख में मेरा साथ दिया है. My husband has supported the local soccer team through thick and thin. मेरे पति ने हर सुख दुख में जो लोकल फुटबॉल टीम है उसका समर्थन किया है. It means whether the situations are favorable or against of someone or something, but still when you stay by that something या someone, तो that is called through thick and thin. चाहे किसी व्यक्ति का समय अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप हर परिस्थिति में उसके साथ रहते हैं तो उसे इंग्लिश में थ्रू थिक एंड थिन कहते हैं. देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दैट इज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब होता है नॉट टेकिंग समथिंग टू सीरियसली, टू डाउट द एक्यूरेसी. किसी की बात को गंभीरता से ना लेना या उसकी जो एक्यूरेसी उस पर डाउट करना. आपने डे टू डे की लाइफ में कई बार आप बोला होगा या सुना होगा कि मेरी बात को हल्के में मत लेना, या आप किसी से कुछ कह रहे हो और सामने वाला अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो हम भी कहते हैं कि अरे मेरी बात को इतना हल्के में मत लेना या मेरे एक्शंस को इतना हल्के में मत लेना. अब इसका एक जब आपको पता है कि अब उसको इंग्लिश में कहते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने सेंटेंस में यूज करके अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. टेक हिज एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ही इज नॉट ऑलवेज राइट. उसकी जो सलाह है उसको पूरी तरीके से सीरियसली ना ले या सच ना माने, क्योंकि वो हमेशा सही नहीं होता है. You should take those online reviews with a pinch of salt, as some might be fake. आपको उन ऑनलाइन रिव्यूज को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना है या उनको पूरी तरीके से सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि उनमें से कुछ रिव्यूज होते हैं वो फर्जी भी हो सकते हैं. She heard the gossip, but she decided to take it with a pinch of salt until she heard it from the source. उसने जब वो गॉसिप सुनी तो उसने उस स्रोत जिस भी उसने सोर्स से वो सुना था, जब तक उसने उस सोर्स से नहीं सुना, मतलब एक परमानेंट पर्टिकुलर सोर्स से जब तक उस बात को नहीं सुना, तो उसने उस बात को सीरियसली नहीं लिया. उसने उसको जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लिया. I only believe about half what he tells me. I take the rest with a pinch of salt. मैं उसकी बातों में लगभग आधी ही बातों पर विश्वास करती हूँ, बाकी सारी बातों को तो मैं आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करती, आसानी से उस पर सीरियसली विश्वास भी नहीं करती, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो हमेशा सही होता है. Take the salesman's promise with a pinch of salt. His only goal is to close the deal. जो विक्रेता यानी कि जो हमारा सेल्समैन होता है उसके प्रॉमिस पे कभी भी पूरी तरीके से विश्वास ना करें, क्योंकि उसका जो मेन गोल होता है वो सिर्फ डील को क्लोज करना होता है, यानी कि उस सौदे को पूरा करना होता है. तो माइट भी उनके गोल्स जो हैं वो कई बार फॉल्स भी हो सकते हैं या थोड़े से डाइसी भी हो सकते हैं, तो उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करें. तो जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जब आप बोले कि आप किसी को हल्के में ना लेना या उसकी बात पे पूरी तरीके से विश्वास ना करना, या आप किसी बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. चलिए, हमारी जो लास्ट है वो है कम रेन और शाइन, जिसका मीनिंग होता है रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंडीशंस, कि चाहे कैसी भी कंडीशंस हो बट बिना कंडीशंस के आप किसी के साथ में खड़े रहें या स्टैंड बाय रहें, उसे कहते हैं कम रेन और शाइन. एग्जाम्पल देखिए. द कॉलेज पार्टी विल बी ऑन नेक्स्ट थर्सडे, कम रेन और शाइन. जो कॉलेज पार्टी है वो अगले गुरुवार की होगी, चाहे बारिश आए चाहे धूप आए, मतलब चाहे आंधी तूफान आए, पर लेकिन गुरुवार को होगी तो होगी. नो मैटर व्हाट इज द कंडीशंस, कि अगले हफ्ते क्या कंडीशन होगी, पर जब डिसाइड हो गया थर्सडे को होगी तो होगी. माई ग्रैंड फादर वॉक्स 3 miles एवरी मॉर्निंग, कम रेन और शाइन. मेरे दादाजी हर सुबह 3 मील पैदल चलते हैं. अब चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए चाहे धूप निकले, वो चलते हैं तो चलते हैं, मतलब उनका रूटीन फिक्स है, वो उसको नहीं तोड़ते हैं. The outdoor concert will go ahead as planned, come rain or shine. जो आउटडोर कंसर्ट जो है वो प्लान हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे बारिश आए चाहे धूप आए चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पर लेकिन उसमें चेंजेस नहीं होंगे, जिस तरीके से प्लान हुआ है उसी तरीके से होगा. द मेल कैरियर डिलीवर्स द लेटर कम रेन और शाइन. जो डाकिया है, चाहे वो बारिश आए चाहे धूप आए, मतलब आंधी तूफान कुछ भी आए, वो लेटर्स जरूर पहुंचाता है या डिलीवर करता है. वो किसी भी मतलब कंडीशंस की वजह से रुकता नहीं है. Thank you so much, friends, for watching your own channel, You, Me, or English. Please follow us for more such videos.
आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम वो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ 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 लाइक आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, यू मी और इंग्लिश। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।